हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार और आज वीडियो सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन। बड़ा पॉपुलर टॉपिक है। पहला टॉपिक काफी आसान, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। टॉपिक दें प्लीज, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहली बात, न्यूटन ने जब ग्रेविटेशन का लॉ दिया, वो दिया उन्होंने पॉइंट साइज पार्टिकल्स के लिए। ये दिया उनने पॉइंट साइज पार्टिकल्स के लिए। बाद में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इस्तेमाल हम करते हैं साइजेबल बॉडीज के लिए भी, जो बड़ी बड़ी साइज की होती हैं वो भी। लेकिन वो कैसे, वो हम आने वाले सेशन में बात करेंगे। तो पहली बात अपने जहन में उतार लें कि जो लॉ है वो है किसके लिए? पॉइंट साइज पार्टिकल्स के लिए। जैसे मान लें कि दो पार्टिकल्स हैं आपके पास, m1 और m2, जिनके बीच की सेपरेशन है स्मॉल r। तो ये ऑब्जर्व्ड फेनोमेनन है जो मैं कहने जा रहा हूं आपसे। m2 पार्टिकल अट्रैक्ट करती है m1 को, मान लो F4 से। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक अगर m2 m1 को अट्रैक्ट कर रही है F4 से, तो m1 भी m2 को अट्रैक्ट करेगी सेम वही फोर्स से, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर इससे आप एक्शन मानो तो ये रिएक्शन है, इसे एक्शन मानो तो ये रिएक्शन है। देख लो आप, एक्शन और रिएक्शन इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज f, लेकिन डायरेक्शन से अपोजिट है। तो न्यूटन की दो पार्टिकल्स, दो हेवनली बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, इसलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हमेशा अट्रैक्टिव होगा। तो न्यूटन ने इस फोर्स के बारे में जानकारी दी। स्टेटमेंट तो वैसे आप वाकिफ होंगे, लेकिन मेरा भी एक फर्ज बनता है बताना, तो मैं लिख दूं मैं कि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, जल्दी मेरे साथ लिख डालें आप भी, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स is directly proportional to the product of their masses. Directly proportional to the product of their masses. And inversely proportional to the square of the distance between them. Square of the distance between them. ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो स्टेटमेंट दिया न्यूटन ने, वो है, इसे आप चाहे तो नोट कर लें। अब इस स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो है मैथमेटिकल फॉर्मेट है, जो उसकी बात करते हैं, आ जाओ। तो ये जो आप देख रहे हैं कि पार्टिकल m1 को अट्रैक्ट करिए m2 F4 से, या m1 m2 को अट्रैक्ट करिए F4 से, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। m1 m2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच के डिस्टेंस के। जब भी इसे अपन बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कांटेक्ट वाली फोर्स है? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने के लिए कांटेक्ट होना जरूरी है? जी नहीं। m1 m2 के बीच में दूरी है, फिर भी ये फोर्स लग रही है दोनों के बीच में। इस तरह की फोर्सेस को, जो फोर्सेस बिना कांटेक्ट लगाए ऑपरेट होती हैं, इन्हें कहते हैं फील्ड फोर्सेस। ये सब मैं लिख नहीं रहा हूं, इसे आप ज़बानी सुन लें, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। जो फोर्सेस बिना कांटेक्ट लगाए लगती हैं, वो कहलाती हैं फील्ड फोर्सेस। जैसे m1 m2 पे बिना कांटेक्ट में आए फोर्स लगा सकती है। और भी है ऐसी फोर्स, जैसे चार्जेस, दो चार्जेस होगी सामने, दोनों के बीच अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा। मैग्नेटिज्म में दो मैग्नेट्स होंगे आसपास में, तो वो भी अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। मतलब ये दो तीन फोर्सेस ऐसी हैं जहां पे कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती। इन फोर्सेस को कहते हैं फील्ड फोर्सेस, और सारी की सारी फील्ड फोर्सेस
डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो ये जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है ये हर जगह मिलेगा आपको हर जगह मतलब उन फोर्सेस में मिलेगा खासतौर पे जो फोर्सेस कॉन्टैक्ट लेस फोर्सेस हैं, जहां पे फोर्स रखने के लिए कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे मैग्नेटिक फोर्स, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इन दोनों को अगर इकट्ठा लिखना चाहें अगर अपन लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी को अगर आप इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दें तो एक कांस्टेंट आएगा, यूजुअली किताबों में डिनोट करते हैं कैपिटल जी से, मैंने भी लिखा है यहां पे कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये है दो पार्टिकल के बीच में लगने वाली फोर्स। कैपिटल G को कहते हैं अपन, वैल्यू इसकी है न्यूमेरिकली 6.67 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये कैपिटल G की वैल्यू इसे बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब कि ये पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। ये जो कांस्टेंट आपको नजर आ रहा है, जैसे मान लो दो पार्टिकल के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है तो वहां पे भी कांस्टेंट ए मिलेगा। अर्थ और सन हेवनली बॉडीज हैं, बड़ी साइज की बॉडीज हैं, इनके बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स निकालोगे मैं चाहता हूं तो वहां भी कांस्टेंट आपको यही मिलेगा। तो किसी भी दो हेवनली बॉडीज के बीच में, किसी भी दो मासेस के बीच में आप फोर्स निकालने जाएंगे तो हर बार जो कांस्टेंट है फोर्स का वो यही मिलेगा। दैट इज व्हाई इसे बोलते हैं अपन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब दो एक बातें जरा ध्यान दो, छोटी छोटी बातें हैं, ये सब आप चाहते हो वीडियो पॉज करके नोट करिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पॉइंट साइज पार्टिकल्स के लिए पहली बात, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कांस्टेंट है वो कैपिटल जी की वैल्यू हमें मालूम चल गई कितनी है, हर जगह हर तरह के पार्टिकल के लिए सेम होगी वैल्यू, इसलिए ऐसे अपन क्या बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब दो पार्टिकल की ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो पार्टिकल के बीच के मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। जैसे मान लो कि यही दो पार्टिकल हैं m1 m2 और ये है पानी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये वाटर में है, तो मैं पूछूं कि जो फोर्स अट्रैक्ट कर रही है इसे, जो फोर्स अट्रैक्ट कर रही है इन दोनों के बीच में जो फोर्स है क्या चेंज होगी? तो जी नहीं, अभी भी अगर वही दूरी है तो ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी वही होगा Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो फोर्स है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशन लिखना चाहिए मुझे, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स is independent of the medium between them, is independent of the medium between them। दो पार्टिकल्स के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स उन दोनों के बीच के मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब कि अगर m1 m2 मास की पार्टिकल्स r डिस्टेंस पे होंगी तो चाहे हवा में हो, पानी में हो, तेल में हो, आकाश गगन कहीं पर भी हो, ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा उतनी ही लगेगी। तो पॉइंट साइज पार्टिकल्स के लिए अट्रैक्टिव और ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, दोनों पार्टिकल्स की मीडियम कौन सी है इस पर डिपेंड नहीं करेगा। और एक चीज, जैसे कि दो पार्टिकल्स हैं, स्फेयर शेप की बनाई मैंने, स्फेयर जैसी शेप है यहां पे, तो ये अट्रैक्ट होगी, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा दोनों पे वो इनके सेंटर पे लगेगा। ध्यान दो, अगर मान लो ये मून है, ये अर्थ है, तो मून को अट्रैक्ट करेगी अर्थ और मून भी अट्रैक्ट करेगी अर्थ को, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा दोनों पे वो दोनों के सेंटर से लगता हुआ फोर्स लगेगा। उस सेंटर को बाद में जाके सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी नाम दे देंगे अपन, उस पर फिलहाल चर्चा नहीं करना चाह रहा मैं। फिलहाल ये जान लो आप, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो बॉडी के सेंटर से लग जाने गुजरने वाली फोर्सेस हैं, इसलिए ये है सेंट्रल फोर्सेस, ये सेंट्रल फोर्स।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है आपके पास, ये पता चल गया कि पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए फॉर्मूला वैलिड है जो पढ़ा हमने। फिर ये पता चल गया कि अट्रैक्टिव होती है, हमें पता था पहले से भी, इंडिपेंडेंट होगी दो पार्टिकल्स के बीच के मीडियम की, और ये फोर्स हमेशा जैसी होती है सेंट्रल फोर्स। जल्दी से बड़ी बहुत सी चीजें नोट कर लें, कुछ सर्टेन इलस्ट्रेशंस करते हैं छोटे छोटे से आसान से, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो और इस पे बेस्ड आप न्यूमेरिकल्स बना सकें। ये देखें आप अपना पहला इलस्ट्रेशन जो भी हमने पढ़ा उसका एक न्यूमेरिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। जस्ट ये एक रॉड मास कैपिटल एम लेंथ कैपिटल एल, इसके एज से ए डिस्टेंस पे पार्टिकल है मास एम की। सवाल यही है, फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पार्टिकल ड्यू टू द रॉड। आप देखो मैंने आपको बताया न्यूटन्स लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन जो है वो वैलिड है पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स के लिए, तो आप डायरेक्ट यहां पे Gm1 M2 R स्क्वायर नहीं लगा सकते, है ना। रॉड में वैसे बहुत सारे अनंत पार्टिकल्स हैं, इसलिए एक काम करते हैं अपन, आओ पहली बात कि Gm1 M2 R स्क्वायर से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये रॉड पॉइंट साइज का नहीं है, लेकिन पॉइंट साइज के बहुत सारे पार्टिकल है रॉड में। तो एक ढूंढते हैं, बनाओ स्मॉल मास m से x डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ का स्मॉल पोर्शन लेते हैं रॉड में। ये जो लेंथ है dx से यहां से यहां तक, ध्यान देना, जूम करके आप देख सकते हैं आप तो वीडियो। स्मॉल मास m से x डिस्टेंस पे जाकर dx लेंथ लेते हैं छोटी सी रॉड की। ये जो छोटी सी लेंथ है dx, ये लगभग पॉइंट साइज की होगी, और इस अगर मैं इसे पॉइंट साइज का पार्टिकल मान लूं तो डेफिनेटली dx मतलब बहुत स्मॉल लेंथ, तो बहुत स्मॉल लेंथ है, तो ये पॉइंट साइज जैसे आपको नजर आ रहा है इसलिए मैंने इतना बड़ा बनाया है, वो है तो बहुत छोटा वो, तो उसके लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा सकते हैं अपन, है ना। तो पहले इस छोटी सी पार्ट में मास कितनी होगी वो निकाल लेते हैं, मास ऑफ स्मॉल लेंथ dx ऑफ रॉड। dm मान लेते हैं उसे, छोटा सा मास। तो l लेंथ में मास, l लेंथ है ना रॉड की, l लेंथ में मास कितनी है m, यूनिट लेंथ में m बाई l, l लेंथ में मास m, तो dx लेंथ में, तो dx मल्टीप्लाई कर दिया, तो छोटे से पार्ट की मास आ गई dm इज इक्वल टू इतनी। अब जरा ध्यान से देखना, जरा इस छोटे से पार्टिकल की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगी वो तो अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वैलिड किसके लिए है, यह वैलिड पॉइंट साइज पार्टिकल्स के लिए। तो dx कैसा है, पॉइंट साइज है, निकाल दो। फोर्स बिटवीन स्मॉल m, ये जो पार्टिकल है, एंड d कैपिटल M, ये छोटा सा पार्ट जिसका मास से निकाला हमने, तो ये छोटा सा मास है, तो फोर्स भी स्मॉल ले लेते हैं df। सारी पार्टिकल तो अट्रैक्ट ही करेंगे इस तरफ, तो क्या हो जाएगा G m1, एक मास dm, एक मास m, और डिस्टेंस कितनी x। ये आ गया df इज इक्वल टू G, dm की जगह लिख सकते हैं m बाई l इंटू dx इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। यहां से ये फोर्स की वैल्यू आ गई G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई l, और ये आ गया dx अपॉन x स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखना, जरा ये छोटा सा जो फोर्स निकाला हमने स्मॉल m पे, वो रॉड के एक छोटे से पार्टिकल की वजह से, पूरी रॉड में यहां से आते बहुत सारे अनगिनत पार्टिकल्स हैं, तो नेट फोर्स कैसे मिलेगा आपको, ऐसे बहुत सारी फोर्सेस को जोड़ के ऐड करके। क्या वेक्टर एडिशन की स्पेशल चीज लगानी पड़ेगी, नहीं। आप देखिए जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल सब तो अट्रैक्ट इधर ही कर रहे होंगे, सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, तो बस आप इसे इंटीग्रेट कर दें तो नेट फोर्स मिल जाएगी। तो नेट फोर्स निकाल दो, नेट फोर्स ऑन पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, तो नेट फोर्स चाहिए, ये थोड़ा सा फोर्स निकाला हमने ये df, इसे आप इंटीग्रेट कर दें। तो सवाल अब आप सिंपल मैथ से, इसके बाद फिर इसकी कोई खास बात है नहीं, तो आइए इंटीग्रेट करते हैं।
डीएफ। अब डीएफ में जो कांस्टेंट टर्म्स है जैसे कैपिटल जी, मास रॉड का, मास पार्टिकल की लेंथ रॉड, ये सारा का सारा टर्म क्या है, कांस्टेंट। तो मैं इसे इंटीग्रेशन से बाहर रखता हूं, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई एल, इंटीग्रेशन के अंदर आ गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखना, जरा हमें पूरी रॉड कवर करनी है, तो अगर आप इस एंड से लेकर इस एंड तक आना है, तो अगर आप इस वाले एंड पे आ जाओगे, हम डिस्टेंस x हमने कहां से लिया है, पार्टिकल से, इस एंड पे आओगे तो x कितना हो जाएगा घट के a, और इस एंड पे आ जाओगे तो घट के बढ़ के कितना हो जाएगा a प्लस एल। यहां पे आओगे तो x जो है यहां तक बढ़ा हमने, x से आ गया a, और यहां तक जा जाएंगे तो a प्लस एल लेंथ। तो लिमिट कहां से कहां तक, a से a प्लस एल। अब कौन सी चीज इंटीग्रेट करते हैं आप, ये आ गया जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई एल, dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाई एक्स, a से a प्लस एल। इंटीग्रेशन के लिमिट्स रख दें प्लीज, जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई एल, अपर लिमिट x की जगह तो -1 बाई a प्लस एल, माइनस साइन लेके लोअर लिमिट लोगे, माइनस है ऑलरेडी, तो हो गया प्लस 1 अपॉन a। मतलब अगर अच्छे से रीअरेंज करके लिख लो, जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई एल 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए प्लस एल। ये रहा ग्रेविटेशनल फोर्स पार्टिकल पे इस रॉड की वजह से। तो ये सवाल कुछ खास नहीं था, सवाल को खास बनाता है इसका अप्रोच कैलकुलस वाला जो देखा हमने, और सवाल बड़ा साधारण सा था। डायरेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने वाले क्वेश्चन आसानी होंगे। मैं कुछ इलस्ट्रेशंस आपको और भी दिखाता हूं, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके सारी चीजें नोट कर लें। अब जैसे मान लो आओ एक वेक्टर एडिशन क्वेश्चन देखते हैं अपन, आइए देखिए। मान लें कि 3 पार्टिकल हैं, सेम मास की ले लो, तीनों एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पार्टिकल हैं, तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल के, ये मान इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड कुछ मान लो ए मान लेता हूं मैं, इसके एजेस पे 3 पार्टिकल्स हैं, एम एम एम, ये ऐसे। तो कह रहे किसी एक पार्टिकल पे रिजल्टेंट फोर्स बताओ। कौन सी कमाल की चीज है इसमें, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी पार्टिकल, ऑन एनी पार्टिकल ड्यू टू द अदर 2 पार्टिकल्स। किसी एक पार्टिकल पे फोर्स निकालनी है आपको बाकी 2 पार्टिकल्स की वजह से। कोई भी एक पार्टिकल चूज कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये चूज किया मैंने, तो इस वाले पार्टिकल पे फोर्सेस कौन कौन से लग रही हैं, एक तो ये अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, मान लो F फोर्स से कितना फोर्स है, GM1 M2, तो GM इंटू M अपॉन ए स्क्वायर, मतलब ये हो गया GM स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और ये इसको ये भी अट्रैक्ट करेगी पार्टिकल अपनी तरफ, कितनी फोर्स लगेगी, जी एम इंटू एम अपॉन ए स्क्वायर, मतलब जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो जो ये है वही है, इसको भी एफ ही नाम देता हूं, मैग्नीट्यूड इसका भी एफ ही है मान लो। दोनों के बीच में एंगल कितना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है 60 डिग्री, कभी 90 डिग्री नहीं, कभी आपस में कुछ भी दे सकते हैं। कौन सी ऐसी बड़ी चीज है ये। अब यहां से आप निकाल लो, बड़ी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला वही जो वेक्टर एडिशन करना है आपको, तो क्या हो जाएगा, एफ नेट रिजल्टेंट फोर्स ए स्क्वायर, ये ए और बी दोनों एफ ही एफ है, यहां पे जब वेक्टर एडिशन करते हैं अपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों के बीच का एंगल 60, cos 60। जो 2 वेक्टर्स के रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला था हमारे पास वही तो लगाए मैंने यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यहाँ पे cos 60, मतलब ये वैल्यू आ गई 2f स्क्वायर
प्लस 2f² cos 60 की जगह 1/2 2 कैंसिल, मतलब ये आ गया अंडर रूट ऑफ 3f², रूट से बाहर निकालने तो आ गया √3f, और f मतलब जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है हमारे पास ये gm² अपॉन a। ये लीजिए रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड। और हमने वेक्टर से पढ़ रखा है कि दो वेक्टर अगर बराबर मैग्नीट्यूड के हों तो रिजल्टेंट बाइसेक्ट करता है। ये वेक्टर से पढ़ा हुआ हमने पहले। तो अगर आप डायरेक्शन भी चाहते हो कि रिजल्टेंट फोर्स का कहां लगेगा, तो ये है एफ नेट आपका, ये है एफ नेट, इसके साथ 30 डिग्री के एंगल पे, उसके साथ भी 30 हो सकता है ओवरऑल एक साथ भी। दो वेक्टर्स अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, दो वेक्टर्स अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों तो रिजल्टेंट बाइसेक्ट करता है दोनों को, पर दोनों के साथ बनाता है बराबर का एंगल। तो वही दिखाया मैंने यहां पे। तो मैग्नीट्यूड ये रही, डायरेक्शन चाहते हैं अगर वो पूछें तो आप निकाल सकते हैं। और अगर मान लो कि अगर इक्वल वेक्टर मैग्नीट्यूड ना रहे तो तब तो फिर वेक्टर के एंगल का फॉर्मूला tan अल्फा बराबर b sin थीटा बाई प्लस b cos थीटा, वो से भी निकाल सकते हो आप, ये है ना। तो आराम से निकालिए, कोई कमाल की चीज नहीं थी। एक इलस्ट्रेशन और देखिए आप इस पे। Two particles are executing, अगला क्वेश्चन है, executing circular motion in a circle of radius r, in a circle of radius r under their mutual gravitational force, gravitational force. Find the radius of circle. Find speed बोल देते हैं, find the speed of each particle. Both particles have same mass. Both particles have same mass, स्मॉल m मान लेते हैं। ये देख लो, ये भी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक इलस्ट्रेशन ही है छोटा सा। कह रहे हैं कि दो पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन कर रही है, दोनों एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में। सर्कुलर मोशन की रेडियस है r, पार्टिकल की मास है स्मॉल m, तो पूछ रहे स्पीड कितनी होगी पार्टिकल्स की। 2 3 4 ऐसे बहुत बनाते हैं क्वेश्चन वो। दो पार्टिकल हैं अगर, और मैं थोड़ा टाइम देता हूं, जैसे मान लो कि पार्टिकल जो है, पहले की पार्टिकल होंगे कहां पर, मन में सवाल उठता है ये, क्या मैं बोलूं कि एक पार्टिकल यहां पे है भाई और एक पार्टिकल यहां पे है। ध्यान देना प्लीज, एक पार्टिकल यहां पे, एक पार्टिकल यहां पे। हो सकता है ऐसे घूम रही हो सर्कल में, पॉसिबिलिटी है। अब ये गलत सही है कि गलत चेक करते हैं अपन। आओ, तो अगर ऐसी होंगी, ये रहा लाइन ज्वाइन करने वाला, तो इस पे लगेगी फोर्स ऐसे, इस पे लगेगी फोर्स ऐसे, है ना। अब ये जो फोर्स है, इसका एक कंपोनेंट होगा इधर सेंटर की तरफ, एक होगा टेंजेंशियल। तो ये इस वाले कंपोनेंट से तो चलो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी, ये वाला कंपोनेंट तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, सर्कल में रह नहीं पाएगी। हमें इस तरीके से पार्टिकल को रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल से बैलेंस हो जाए, या फिर दूसरी भाषा में यूं कहूं मैं कि हमें इन पार्टिकल्स को ऐसे रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का पूरा इस्तेमाल कहां हो, पार्टिकल के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में। लेकिन यहां तो ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट है सेंटर की तरफ, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट इसको लेके भाग जाएगा सर्कल से। तो हमें ऐसे अरेंज करना, ये अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है। मैं अरेंज कर रहा हूं पार्टिकल, देखो ऐसे डायमीट्रिक एंड्स पे ऐसा, ये देखो डायमीट्रिक एंड्स पे करूंगा मैं, तो मान लो ये सर्कल है, मास m है पार्टिकल्स की, ये बोला हूं मैं। तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ये सेंटर की तरफ, इस पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ। तो पूरी फोर्स है सेंटर की तरफ, जिसका इस्तेमाल हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में। पार्टिकल पे बैठ के बात करोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे अगर, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस कर लेगा। तो ये सही कॉन्फ़िगरेशन है। तीन रहते, तो अगर तीन रहते पार्टिकल्स तो सर्कल को तीन पार्ट में बांट दो, 1 2 3 ऐसा।
120 120 120 के एंगल पे रहते तीन। अगर यही क्वेश्चन रहता कि तीन पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं एक दूसरे के म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, तो बताओ कि स्पीड पूछ सकते हैं ना वो। तो पहले अगर दो थे तो 360 को 2 से डिवाइड किया तो 180, देखो अपोजिट पोलर एंड्स पे हैं। तीन होते तो 360 को 3 से डिवाइड किया तो 120 120 के एंगल पे। मतलब इसमें रिजल्टेंट फोर्स यही मिलता, आप निकाल के देख सकते हैं, बाकी सब बैलेंस हो जाते हैं। चार रहते तो 360 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना मिलेगा 360/4 क्या मिलेगा 90। तो ऐसे में एक पार्टिकल यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, 90 के एंगल पे 4 पार्टिकल ऐसे। जेई मेन में इस तरह की चीजें पूछते हैं, एडवांस में तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन जेई मेन में क्वेश्चन पूछे, कभी पूछा हमने कि 2 पार्टिकल घूम रही है सर्कल पे, या पूछें कभी 3 पार्टिकल, कभी 4 5, कुछ भी पूछ सकते हैं। बहुत आसान सी चीज है ये, कोई परेशानी की बात नहीं है। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो 360 को उतने एंगल से डिवाइड कर लो, उतने से डिवाइड कर लो, जो एंगल आएगा वही ओरिएंटेशन है पार्टिकल की। 2 पार्टिकल 360/2 180, देखो 180 के एंगल पे। 3 पार्टिकल 360/3 120 के एंगल पे। 4 पार्टिकल घूम रही होती है एक दूसरे के अट्रैक्टिव फोर्स के, ऐसे बोलो में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। 360/4 90, तो ऐसे रहेगा। 5 पार्टिकल, बहुत ज्यादा जा रहा हूं मैं, जरूरत नहीं होगी इसकी, लेकिन मान लो पूछते अगर कि 5 पार्टिकल एक दूसरे के म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन कर रही हैं, तो ऐसे में 360/5 372, मतलब 72 डिग्री के एंगल पे, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैंने क्वेश्चन से कुछ ज्यादा बातें कर ली यहां पे। अब मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने जाऊं तो आप निकाल लो। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। मान लो स्पीड है पार्टिकल की v, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा भाई, g m1 m2। पार्टिकल की मास सेम है और डिस्टेंस कितनी हो गई, ये भी r और ये भी आई आ गई 2r, तो बाई 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू mv²/r। यहां तो आर ही लेंगे ना, रेडियस सर्कल की आर है। एक m कट गया यहां से, तो यहां आ गया gm/4r² इज इक्वल टू mv²/r। एक आर ये कैंसिल, m कर चुका ऑलरेडी, तो यहां से v इज इक्वल टू मिल गया √of gm/4r। जेई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर उठाएंगे आप, तो वहां पे 2 की जगह कभी 3 नजर आ जाएगा या फिर 4 नजर आ जाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। कैसे पार्टिकल रखना हो तो बता दिया मैंने, और हर पार्टिकल पे जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। इस तरीके से बड़े आराम से कर सकते हैं काम आप। अगर मान लो 4 पार्टिकल्स होती, मान लो अगर वो कहते कि 4 पार्टिकल हैं और एक दूसरे के म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कर रही सर्कुलर मोशन, सेम यही क्वेश्चन रहता, 2 की जगह रहती 4 पार्टिकल, तो एक क्वेश्चन कैसे लिखते हैं आप। मैंने बोला ना कि जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होगी पार्टिकल पे वो क्या प्रोवाइड करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पे तो एक ही ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी। अब यहां पे अगर रहते एक लगती फोर्स इस तरफ, ये पार्टिकल खींचती, एक फोर्स लगती इस तरफ, सब 45 का एंगल है, 45 का एंगल है, और एक फोर्स लगती इस तरफ, ये तो सेंटर की तरफ है। इसका एक कंपोनेंट होता है f cos 45, ये देखो इधर लगता फोर्स का मैग्नीट्यूड, मान लो 45 का एंगल होता अगर, और ये भी 45 का एंगल, 4 में 45 ये भी f फोर्स और ये भी f फोर्स। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बराबर है, पार्टिकल सेम है, तो इधर लगता है f sin 45, इधर भी f sin 45, इसका कंपोनेंट डिफरेंट बैलेंस हो जाते हैं, है ना। और सेंटर की तरफ एक तो लगता फोर्स ये, इसका एक कंपोनेंट f cos 45, इसका भी f cos 45। मुझे सीधी सी बात है कि पार्टिकल पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे आप, तो बाकी कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगी और सारी फोर्स नजर आएगी किधर, सेंटर की तरफ। और सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो क्या प्रोवाइड करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कोई कमाल की चीज तो है नहीं यहां पे। आइए इसी इलस्ट्रेशन को थोड़ा डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं, मैंने डायग्राम छोटा छोटा सा बना दिया। यहां पे सेम क्वेश्चन मान लो, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, आप चाहे तो लिख लें, 2 की जगह यहां पे 4 पार्टिकल कर दें, तो कुछ ऐसा होता। थोड़ा सा हिंट देता हूं वहां पे, ध्यान दो।
एक पार्टिकल, ये मास m की, ये मास m, वहां पे सेम क्वेश्चन है सारा आपका, और आप नोट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो 2 पार्टिकल्स की जगह 4 पार्टिकल कर लें, बाकी सारा क्वेश्चन वही है। तो इस पे एक फोर्स लगती ये वाली, एक फोर्स लगती ये इसकी तरफ, ये अट्रैक्ट कर रही होती इसे, और एक फोर्स ये लगती, ये अट्रैक्ट कर रही होती इसको अपनी तरफ। ये वाली फोर्स होती डिस्टेंस, मान लो ये F1 है इन दोनों के बीच में, और ये जो फोर्स लग रही थी दोनों के बीच में मैग्नीट्यूड वाइज ये बराबर होता, क्योंकि डिस्टेंस ये सेम है ये दोनों का, और पार्टिकल भी वही है, तो ये अगर F है तो ये भी होता F। 4 पार्टिकल है तो कैसे ओरिएंट होंगे, कैसे अरेंज होंगी वो 90 डिग्री के एंगल पे, अभी डिस्कस करा हमने। 360/4 90, तो ये होता 45 का एंगल, ये भी होता 45 का एंगल। तो F का एक कंपोनेंट इधर आ जाता F cos 45, इस F का भी कंपोनेंट इधर हो जाता F cos 45, इस F का ये टेंजेंशियल कंपोनेंट F sin 45, और यह इसका इस वाले F का ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ये F sin 45। ये टेंजेंशियल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाते, तो रिजल्टेंट फोर्स इस पार्टिकल पे सेंटर की तरफ नजर आता आपको F1, इसका F cos 45, इसका भी F cos 45। अच्छा F की वैल्यू कितनी होती, ये दूरी कितनी है √2r, निकाल सकते हैं अपन, 90 डिग्री का एंगल है r, तो ये √2r, F आ जाता G m1 m2, m1 भी वही m, m2 भी m, बाई √2r का होल स्क्वायर, मतलब कितनी आ जाती है वैल्यू ये G m²/2r², और F1 की वैल्यू कितनी आ जाती, F1 भी लिख देता हूं मैं, F1 इन दोनों के बीच में जो है, तो G m1 × m2/2r का स्क्वायर, मतलब G m²/4r²। ये F1 की वैल्यू, ये F की वैल्यू। अब कौन सी कमाल की चीज है, पार्टिकल एम पे देख लो, फोर्स कौन कौन सी है, F1 प्लस F cos 45, ये भी F cos 45, तो आ गया 2F cos 45 इज इक्वल टू mv²/r। F1 की जगह चाहे तो लिख सकते हैं gm²/4r², और 2F की जगह लिख दिया gm²/2r², cos 45 की जगह 1/√2 इज इक्वल टू mv²/r। देखें आप, ये 2 कैंसिल, और एक m सब में कैंसिल, यहां से एक r भी सब में कैंसिल यहां से, तो v इज इक्वल टू आ जाता है यहां से √ऑफ, यहां बच गया g, m तो उधर से कट गया, r भी कट गया, तो gm/4r, यहां से 2 तो कट गया, r कट गया, एक m भी कट गया, तो बच गया gm अपॉन r, बच गया √2 रीअरेंज वगैरह कर सकते हैं आप। निकाल लिया हमने, 3 पार्टिकल होते तो 120 डिग्री के एंगल पे होते, वहां भी यही काम कर सकते थे अपन, तो कोई कमाल की चीज नहीं है यहाँ पे। तो मैंने इन इलस्ट्रेशंस के जरिए आपको समझाने की कोशिश करी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आसान है, इजी है। आप कुछ और छोटी छोटी चीजें उनका अप्रोच रखिए, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वेक्टर कंपोनेंट निकालना आना चाहिए, तो बड़े आराम से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के डायरेक्ट क्वेश्चंस आप बना सकेंगे। इस चैप्टर में और अच्छी अच्छी चीजें आने वाली हैं, ये जस्ट स्टार्ट किया है मैंने। जेई लेवल की जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बच्चे, 10th में उन्हें ये चीजें हम पढ़ा दिए होते हैं, तो आई होप कि आपने भी पहले पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो ये बेसिक्स था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। आगे की चीजें आने वाली वीडियोस में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।